जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारे पुरखों ने बताया है, हमारे बुजुर्गों ने बताया है और हमने भी अपने बच्चों को बताया है, अगली पीढ़ी को बताया है कि अपने परिवार में अगर किसी से कोई गलती हो जाए या कोई चीज उसे नहीं आती हो तो वो परिवार से छिपाए नहीं, उसको डिस्कस करे और उसका सॉल्यूशन ढूंढे। देखिए, जीवन में प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, सभी के साथ आती हैं, परिवार के हर सदस्य के साथ आ सकती हैं। अच्छा, हर चीज का हर आदमी विशेषज्ञ भी नहीं होता। तो परिवार के अंदर किसी क्षेत्र में कोई अच्छा होता है, किसी क्षेत्र में कोई अच्छा होता है, और अगर राय मशविरा किया जाए और सच्चाई बताई जाए और प्रॉब्लम बताई जाए तो उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। देखिए, मुश्किल क्या होती है, इसीलिए कहा गया था, बुजुर्गों ने कहा था कि एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है। क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए अगर पहली बार ही आपने सत्य को स्वीकार कर लिया होता तो आपको झूठ ना बोलना पड़ता। एक झूठ भूल तो जाता है आदमी कि उसने क्या झूठ बोला था, तो अगली बार वो दूसरा झूठ बोलता है, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलता है और ऐसे ही श्रृंखला बनती जाती है। तो ये जो परिस्थिति है, और ये सब मानते हैं, हमारा भारतवर्ष 142 करोड़ लोगों का परिवार है। तो अगर मान लीजिए मुझे किसी क्षेत्र की नॉलेज नहीं है तो मैं उन लोगों से कंसल्ट करूंगा जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। अगर बीमारी की कोई स्थिति होगी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और उनकी बात मानूंगा, आंख मूंद के मानूंगा। अगर कोई लॉ का मामला होगा वकीलों के पास जाऊंगा, उनकी बात मानूंगा। अगर शेयर मार्केट का मामला होगा तो मैं, क्योंकि उसके मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मुझे इस बात से कोई शर्म नहीं आएगी कि मैं उसके विशेषज्ञों से बात कर लूं। और ये हमेशा शिक्षक के रूप में मैंने हमेशा अपने छात्रों से कहा कि अगर मेरी बात तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, तो उसका विरोध करो, प्रतिवाद करो, सम्मान पूर्वक उसका प्रतिवाद करो। और अब मेरे कोई भी छात्र अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें याद होगा कि ये शब्द मैंने पहली क्लास में हमेशा कहा है। कारण देखिए, ऐसा नहीं है कि अध्यापक जो है, शिक्षक जो है, उसको सब कुछ पता होता है। और समय बीत रहा है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, तो नई जनरेशन को कई चीजें ऐसी पता है जो हम लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए आदान प्रदान होगा, जितना ज्यादा विचार विमर्श होगा, जितना ज्यादा डिस्कशन होगा, उतना ज्यादा चीज अच्छी निकल के बाहर आएंगी। न्यूटन के बारे में भाई हजारों लाखों लोगों के सिर पे सेब गिरा होगा, उनके सिर पे गिरा तो उन्हें प्रश्न उठा कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तब वो लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात हुई। तो इसलिए जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक प्रश्न नहीं होगा, जब तक डिस्कशन नहीं होगा, जब तक उस पर मनन चिंतन नहीं होगा, तब तक अच्छी चीज की खोज नहीं हो सकती। अगर आप संतुष्ट हो जाए जो चल रहा है तो मानी बात है, लेकिन अगर परिवार के अंदर आप समस्या को छिपाएंगे और छिपाने के बाद उसको गलत दिशा देंगे तो पूरे परिवार का नुकसान होगा, उस व्यक्ति का तो होगा ही जो झूठ बोलता है। देखिए, चलिए पहला उदाहरण लेता हूं जो आज की तारीख में गोदी मीडिया और बहुत सारे भक्तगण ये फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बिल्कुल असत्य है। अर्थशास्त्र के मामले में अगर थोड़ी भी नॉलेज मुझे है तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल ऐसी चीज है जिसमें देश को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, वास्तविकता यह है कि हमारे विश्व के अंदर हर देश ये चाहता है कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उसके परिवार के सदस्यों का जीवन स्तर बढ़िया होगा। और यह भी बात पक्की है कि आर्थिक स्थिति अगर अच्छी होगी तो सामाजिक स्थिति भी अच्छी होगी, आपके पूरे विश्व के अंदर आपकी बातें सुनी जाएंगी। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, उसकी आपकी बात कौन देश सुनेगा। जैसे आप अपने व्यक्तिगत जीवन, निजी जीवन में भी देखेंगे, अगर आपके पास पैसे हैं तो ऐसे लोग जो आपके रिश्तेदार नहीं है, मित्र हैं नहीं है, आपसे मित्रता दिखाने की कोशिश करेंगे, और भगवान न करे अगर आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, वो सब मुंह मोड़ लेंगे, आपका फोन ही नहीं उठाएंगे। तो आर्थिक स्थिति का मजबूत होना हर देश के लिए आवश्यक है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। देखिए, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे परम मित्र बोला करते थे, और सारे प्रोटोकॉल्स को छोड़ते हुए जिनकी कन्वेंसिंग उन्होंने की थी, जिनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए उन्होंने
इस बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। वो दूसरी बात है कि उस समय वो चुनाव हार गए थे। और हमारे देश के अंदर इस बार, हमारे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो सारे के सारे हवन कर रहे थे, व्रत रख रहे थे, उपवास रख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाए अमेरिका के। उन्हें लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे। और जो मोदी मीडिया ने दिखाया था और जो फोटोग्राफ दिखाई गई थी और ऐसा बताया गया था कि मोदी और ट्रंप बहुत अच्छे मित्र है और जनता को गुमराह किया गया था, तो उसकी वजह से अनजाने अज्ञानी भक्तजनों ने हवन कराया था और व्रत रखा था। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन गए। बनने के बाद तुरंत उन्होंने मैसेजेस देने शुरू किए कि वो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इतने ज्यादा नाराज हैं कि वो मोदी जी के चक्कर में हमारे देश पे भी बदला ले रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसका मुख्य कारण है गौतम अडानी साहब के केसेस पे जो एसईसी ने और एफबीआई ने कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने सम्मन इशू किया। 6 महीने हो गए, वो सम्मन अभी तक गौतम अडानी जी को सर्व नहीं हुआ। और ये बात एसईसी ने, एफबीआई ने कोर्ट में बताई। और ये कारण ये है, आप सब जानते हैं कि अडानी जी को आगे बढ़ाने में, भारत के अंदर भी सारी संपदा उनको देने में और विश्व के अंदर भी उनके बिजनेस को जमाने में मोदी जी ने सारे देश को इग्नोर करते हुए केवल गौतम अडानी जी को आगे बढ़ाया है। और क्योंकि गौतम अडानी जी वहां पे ऐसे मुद्दे में फंस गए हैं जो वास्तविकता में बियॉन्ड डाउट सही है, अब मोदी जी मजबूरी में, क्योंकि उन्हें नहीं बढ़ाएं तो मुश्किल और बढ़ाएं तो मुश्किल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही जैसे ही टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, आप देखिए कई देशों ने उसका बड़ा मजबूत प्रतिरोध किया। चीन ने किया, कनाडा ने किया, मैक्सिको ने किया, यूरोपियन यूनियन ने किया। और जब उन्होंने, अमेरिका ने टैरिफ की धमकी दी तो इन्होंने भी टैरिफ की धमकी दी और डोनाल्ड ट्रंप 2 कदम पीछे हट गए। लेकिन एकमात्र ऐसा देश था भारतवर्ष जिसने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाए जाने का विरोध ही नहीं किया। और जिसकी वजह से आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा टैरिफ अगर किसी देश पे लगा है तो भारतवर्ष और ब्राजील पे लगा है। बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, मलेशिया पे, ताइवान पे, वियतनाम पे जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है वो हमसे बहुत कम लगाया है। और सबसे ज्यादा टैरिफ 50% का हम पे और ब्राजील पे लगाया है। अब इसका जरा ये समझें कि ये तथ्य है, और ये तथ्य ये है, और देश की जनता को ये बात समझनी चाहिए कि ये टैरिफ जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा, जिसको सही रूप से आंकना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जैसे गोदी मीडिया दिखा रहा है, जैसे बाकी लोग दिखा रहे हैं कि इसके अंदर कोई भारत को नुकसान नहीं होगा और भारत इसको कंपेंसेट कर लेगा और मोदी जी के पास इसके लिए कोई फॉर्मूला है, वो वास्तविकता में देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं देश को असली चीजें बताऊं। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि हम कुछ चीजों का एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ चीजों का इंपोर्ट करते हैं। और ये हर देश करता है, अमेरिका भी करता है, चीन भी करता है, रूस भी करता है, हर देश करता है। कुछ एक्सपोर्ट करता है, कुछ इंपोर्ट करता है। जिस चीज में आपका प्रोडक्शन ज्यादा होता है वो आप एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें आपको फायदा होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और जो चीज आपके देश के अंदर नहीं होती उसको आप इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल पक्की है क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा तेल का आयात अगर विश्व में कहीं होता है तो भारतवर्ष के अंदर होता है, चीन के अंदर होता है। बाकी बहुत सारे तेल निर्यातक देश हैं, रूस है, यूक्रेन है, अरब कंट्रीज हैं, ईरान है, वेनेजुला है, बहुत सारे देश हैं। तो उनकी जो अर्थनीति है वो डिपेंडेंट है निर्यात पे तेल के, और हमारे देश की अर्थनीति डिपेंडेंट है आयात पे। और अगर तेल महंगा हो जाएगा और हमारी करेंसी वीक हो जाएगी, अगर हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा तो हमारे लिए आयात बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल यह है कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां पे हमारा निर्यात आयात से ज्यादा है। अच्छा, अमेरिका ने अगर हम पे भी 50% टैरिफ लगाया और बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम इन पे कम लगाया तो समझिए इसका असर क्या पड़ता है। भाई, जो चीज हमारे यहाँ सरप्लस है वही चीज मोटे तौर पर भौगोलिक क्षेत्र में, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के देश हैं, पाकिस्तान, भारतवर्ष और बांग्लादेश के अंदर है, जिनको हम मानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान
हमारे विरोधी राष्ट्र हैं। अब अगर हम कोई चीज, मान लीजिए चाय भेजते हैं, चाय को छोड़िए, अगर कोई भी चीज हम भेजते हैं, लेदर आइटम भेजते हैं, ज्वेलरी भेजते हैं और टेक्सटाइल बेचते हैं, जो कि बांग्लादेश भी बहुत लार्ज स्केल पे बेचता है, तो हम टेक्सटाइल अगर 100 रुपए की भेजेंगे तो वो जाके अमेरिका के अंदर लैंड करेगी 150 रुपए की, और बांग्लादेश वही भेजेगा तो उसको लैंड करेगी 119 रुपए की। तो अमेरिकन को जो चीज हमसे 150 की मिल रही है वो बांग्लादेश से 119 रुपए की मिलेगी, तो वो बांग्लादेश की खरीदेंगे और हमारा एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। तो भारतवर्ष के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगी। ऐसे ही ज्वेलरी है, आप जानते हैं गुजरात के अंदर बहुत बड़ा केंद्र है, और वहां पे अगर हम भी ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे हमारे पड़ोसी देश भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ क्योंकि टैरिफ ज्यादा है, अमेरिका में लैंडेड कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, हमारा सामान नहीं खरीदेंगे, उनसे खरीदेंगे, तो हमारी वो इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। अजय, ये परिस्थिति जब है जबकि हमारे देश के अंदर वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का हालत बहुत ज्यादा खराब है, और इसके बाद ये इसके ऊपर एक और प्रहार। तो ये जो गोदी मीडिया दिखा रहा है आपको, और ये दिखाया जा रहा है कि इससे हमारे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कतई झूठ है, और ये आपसे सत्यता को छिपाया जा रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, और जिसका प्रतिबिंब आपको दिख गया है शेयर मार्केट में। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 11:30 बजे, आज तारीख है 28 अगस्त, और ये आप 29 तारीख को ये देखेंगे, और अभी तक शेयर मार्केट में गिरावट है काफी, और पिछले ट्रेडिंग डे में भी करीब 1.5% की गिरावट ऑन एन एवरेज हुई थी। इसका माने करीब 2-2.5% की गिरावट 2 दिन के अंदर हो गई है जब से अमेरिका ने ये टैरिफ लगाया है। तो ये इंडस्ट्री भाप गए हैं, निवेशक भाप गए हैं कि इसका नुकसान तो है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोग शेयर मार्केट में ऐसे ही भय फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, शेयर मार्केट तो गिरा नहीं, देखिए पिछले 1-2 महीने में बढ़ा। तो उनके ज्ञान के लिए, संज्ञान के लिए मैं बता देता हूं कि पिछले 1 साल के अंदर सितंबर 2024 को शेयर मार्केट निफ्टी करीब 27,500 था, आज करीब 24,000 है, करीब 13-14% की गिरावट आ चुकी है। तो जहां पे आप एफडी में 7-8% कमा सकते थे, वहां 14-15% गंवा चुके हैं। और शेयर मार्केट में या आपके कैपिटल मार्केट, आपका कैपिटल इरोड हो जाए, इससे बड़ी खतरनाक और गलत बात कोई होती नहीं। लेकिन चलिए, कुछ लोग, लेकिन सत्यता लोगों को स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, अब इस चीज का जो स्ट्रेटेजी अपनाई है राहुल गांधी ने बिहार के अंदर, और जिसकी वजह से अब जनता चीजों को समझने लगी है, और ये समझने लगी गई है कि उनसे चीजें छिपाई जाती हैं और सत्य उनके सामने आने नहीं दिया जाता है। तो अब ये देखिए कि राहुल गांधी ने, पहले वास्तविकता क्या थी, एक तो पक्ष ये हो गया कि आर्थिक मुद्दों में आपको बहकाया जाता था। जब ये नोटबंदी हुई तो बताया गया कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, अमीरों को नुकसान होगा, गरीबों को फायदा होगा, और सब कुछ उल्टा हुआ। अमीरों के ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया, गरीबों को लाइन लगानी पड़ी, अमीरों को कोई नुकसान नहीं हुआ, इनकम टैक्स का कोई वो नहीं हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो गई, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को फायदा हो गया, अडानी अंबानी जी को फायदा हो गया। फिर उसके बाद जीएसटी लगाई गई, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, फिर गरीबों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से और गोदी मीडिया के माध्यम से जो फैलाया गया था झूठ, वो जनता को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने ये एग्रेशन दिखाया और एग्रेसिव मोड में बिहार के अंदर आए, देखिए एक कारण है वोट चोरी होने का, एक मुख्य कारण ये भी है कि जो सरकारी एम्प्लॉई है, भाई मानी बात है, मशीनरी में तो वही है, ग्राउंड लेवल पे भी वही है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो भी फोर्सेज हैं, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लोग सरकारी अधिकारी हैं। नॉर्मली सरकारी अधिकारी किसी बेईमानी में पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश करता नहीं। नॉर्मली मैं भी सरकारी अधिकारी था, मैं जानता हूं, हमें कोई मतलब नहीं कौन जीते हारे, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस अलग है, लेकिन हम बेईमानी करने की नहीं सोचते, कि हम जानते हैं कि गलत चीज पकड़ी गई तो वे जेली होगी। लेकिन पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इतना भय व्याप्त कर दिया था, और एक नारा दिया था, आपको याद होगा, आएगा तो मोदी ही। अच्छा, हो भी रहा था कि आएगा तो मोदी ही, जमीन पे हवा कुछ और थी, और जीतते थे मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब यह है कि लोगों को लगने लगा बात तो सही है, आएंगे तो मोदी ही। लेकिन जब बाद में कलई खुली और ये राहुल गांधी ने कर्नाटका की एक सीट के बारे में बताया, और उसके बाद हरियाणा से भी खबर आई,
मध्य प्रदेश से भी आई, छत्तीसगढ़ से भी आई, हर जगह से आई। किस प्रकार से हेरा फेरी हुई है, नाम ऐड किए गए हजारों, नितिन गडकरी की सीट से लाखों वोट हटाए गए और देवेंद्र फडणवीस की सीट पे हजारों वोट बढ़ाए गए, और कैसे हेर फेर हुई। इसका माने ये बात तो सबने लोगों को आ गई थी, लेकिन भय था, भय। अब वो भय जब खत्म हुआ और जब बिहार की जनता ने दिखा दिया कि भय खत्म हो गया, लाखों की, उन्होंने कहा ईडी सीबीआई पुलिस से हम नहीं डरते, अब पूरी तरह से लाखों की जनता अगर सड़क पे आ गई, वो भय हट गया। अब ये भय जो है, ये बिहार के सरकारी अधिकारियों को, पोलिंग ऑफिसर्स को, काउंटिंग एजेंट्स को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी एक मैसेज दे रहा है कि अब राहुल गांधी ने ठान ली है और इंडिया गठबंधन ने ठान ली है, इस बार बेईमानी नहीं होने देंगे, और अगर बेईमानी होगी तो अधिकारियों की मातहत होगी। बहुत सारे अधिकारी जो पहले नहीं खड़े होते थे, ये जानते हुए कि सब कुछ होने के बावजूद आएंगे तो मोदी, इस बार वो संभव नहीं। और अगर सरकार बदलेगी तो उन सरकारी अधिकारियों को बहुत ज्यादा बड़ा दंड झेलना पड़ेगा। जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राहुल गांधी बोल सकते हैं और पूरे देश के अंदर ये नारा प्रचलित हो सकता है, वोट चोर गद्दी छोड़, तो छोटे अधिकारियों की आप बात, जेल की चक्की तो उनको भी पीसने का मौका मिल सकता है। तो लोग इस बार प्रतिरोध करेंगे, क्योंकि अभी तक, क्योंकि सरकारी अधिकारी डर के मारे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाते थे कि ये सत्ता में लौट के आएंगे। जैसे हरियाणा के अंदर सबको पता था कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब वो जीत गई तो लोगों को लगा, दिल्ली के अंदर सब कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, लेकिन ये जीत गए तो इसका मतलब लोगों ने कहा यार इनसे पंगा क्यों लेते हो, जो कह रहे हैं करते रहो, वरना ये हमको जेल भेज देंगे। अब ये केस जो है पूरी तरह से पलट गया है, तो देश की जनता की आंखें खुल गई हैं। तो पहला तो मेरा निवेदन आपसे ये है, ये जो टैरिफ के मामले में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो टैरिफ को तारीफ समझ रहे हैं, लेकिन इससे देश की आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा खराब होगी और बहुत ज्यादा लेऑफ्स होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ज्वेलरी एंड जेम्स के क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। आईटी इंडस्ट्री में आप वैसे ही देख रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। अमेरिका ने ठान ली है, डोनाल्ड ट्रंप क्या किस जन्म का दुश्मनी भारतवर्ष से निभा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। दूसरा, जो राहुल गांधी ने यह ट्रम्प चाल चली है, इससे देश का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। लोगों का भय निकल गया है, और भय अब उन लोगों तक पहुंच गया है जो अभी तक आंख मूंद कर भारतीय जनता पार्टी का फायदा कर रहे थे या उनके लिए हेरा फेरी कर रहे थे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।